हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीटीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएँ होती हैं, है ना। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएँ होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। कह रहा है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, शीर्षगामी से अधोगामी तक और अधिगामी से शीर्षगामी तक, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। कैसे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल को हम बोलते हैं अपरिष्कृत और सूक्ष्म को हम बोलते हैं परिष्कृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन कहता है कि वे अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्रमण का काल किसे कहते हैं। कह रहा है कि बाल्यावस्था की समाप्ति को कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवधि को कहते हैं। तो संक्रमण का काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, तो उसके लिए हमें टीचर को क्या करना चाहिए। कह रहा है जो बच्चे अपना अनुभव लेकर आते हैं अपने परिवेश से, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। कह रहा है उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बच्चे के अनुभव को और जो उसके परिवेश से जो भी कुछ लाया है उसको हमें वरीयता देना है, ना कि हमें उसे इग्नोर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन काट रहे हैं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ना ही अस्वीकार की बात। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, बचा गया हमारा पहला बचा, यानी कि उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यानी कि 14, 4 नहीं है, सॉरी। कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वे दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक ऐसा करता है तो वे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार बे बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। देखो, बच्चे का जो विचार है, जो वो सोचने की क्षमता है, वो क्या सोच रहा है कि यदि अगर हिंज चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगी। सज़ा यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में? पहली अवस्था की उप अवस्था में है। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे किसकी उपकार की बात नहीं हो रही है, यंत्रीय इसकी भी बात नहीं हो रही, सामाजिक क्रम अपना अपना हित देखना इसकी भी बात नहीं हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? दंड एवं आज्ञा पालन की बात हो रही है। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पिछले बार में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब-वाइगोस्की को क्या कहते हैं। तो उसके लेब-वाइगोस्की के अनुसार क्या कहते हैं? मैंने बताया था, बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्य को दिशा देना क्या कहलाता है? लेब-वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। तो हिंदी में इसके नाम काफ़ी बदले हुए होते हैं, तो आप लोग इसे प्राइवेट स्पीच के नाम से जानेंगे। ठीक है, जिससे कि गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो। देखो, भ्रांता समस्यात्मक नहीं होगा, अहम केंद्रिकता प्याजे का शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना। कह रहा है, यदि कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में, इसको एक विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर देना क्या कहलाता है। यानी कि खिलौने हो गए, पहनावा की वस्तु हो गए जैसे कि साड़ी वगैरह हो गई, और इसको किसी एक लिंग के साथ, यानी कि एग्जांपल के तौर पर लड़कियों को ले लो, केवल लड़कियां ही ये सब इस्तेमाल करती हैं, तो ये क्या हो गया? जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। तो देखो, जेंडर रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन आपका 100% आउट है, बस उसका चेहरा बदलाव हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाए। मैं हर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन हर किसी का ले रहा हूँ, प्रगतिशील शिक्षा का भी एक ले रहा हूँ, जेंडर वाइज से भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और आपका प्राथमिक और द्वितीय एजेंसी से भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि 100% एक ना एक पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें बस। क्वेश्चन कहता है कि
17 क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि ये संप्रेषित करे कि वे कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, कि वे विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, कि वे विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, या वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वो अनदेखी करे। मैंने बताया कि अनदेखा नहीं करना है बच्चों को, उनको क्या देना है, बढ़ावा देना है, वरीयता देना है। ठीक है, मैंने बताया था कि दो बच्चों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए। वे विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। केवल विशेष शब्द आ गया यहाँ पे, इसलिए अगर केवल ये नहीं होता वे संस्कृति को समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देता तो ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन वो कह रहा है केवल विशेष संस्कृति वालों को, जो बहुत ऊंचे तबके से आते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे कट गए। तो बचा क्या हमारे पास, ये संप्रेषित करें कि वे कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन इसका उल्टा है, इसलिए ये कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और 18वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। कह रहा है कि मुख्यधारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, पृथक्करण या समावेशी शिक्षण की। ठीक है, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है कि ये विचारधारा डैश यानी कि एक्स ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये ऐसा कौन कहता है, ये बताना है। ठीक है, कह रहे बहुल सांस्कृतिक शिक्षा कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है, मुख्यधारा शिक्षा कहती है, या विशेष शिक्षा कहती है। ठीक है, तो कौन कहता है, ये हमारी समावेशी शिक्षा कहती है कि अवधारणा प्रेरित करती है कि जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें सभी बच्चे बैठते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा भी एक ही होती है, लेकिन बच्चे के अनुसार दी जाती, क्षमता के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सर्किल कर लेना वहाँ पर, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, वरना फिर आंसर मिल जाएगा आपको सही वाला तो आप उसी पर टिक कर दोगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कह रहा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, और निर्देश एवं संचालन। देखो, अन्वेषण एवं सामाजिक परस्पर क्रिया से अधिगम घटित होता है हमारा सार्थक अधिगम। पुनरावृत्ति अभ्यास से भी होता है, निर्देश संचालन से भी होता है। लेकिन देखो, मैंने बताया था ये ऑप्शन वैसे भी गलत है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण से क्या होता है, सार्थक अधिगम हमारा घटित नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।